हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर जो हमारा था इकोनॉमिक्स का, उसमें हमने उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में बात की, जिसमें हमने उपभोक्ता के बजट के साथ साथ क्या है प्राइस लाइन या बजट लाइन के बारे में भी बात की। बजट क्या होता है, उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, उपभोक्ता और ग्राहक यानी कि कस्टमर जो है कंज्यूमर, दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बात की। आज हम इसी चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो हम क्या है शुरू करें। अगला टॉपिक है हमारा फिजिबल एंड नॉन फिजिबल कम्बिनेशन। इसको हम अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कम्बिनेशन भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्राप्य तथा अप्राप्य संयोग। यानी कि जब हम क्या है डायग्राम बनाते हैं और बजट लाइन जो है क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें ढूंढना होता है कि हमारा फिजिबल कम्बिनेशन कौन सा है और नॉन फिजिबल कम्बिनेशन कौन सा है। फिजिबल यानी कि प्राप्य का मतलब होता है ऐसा संयोग जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, बजट में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। और नॉन फिजिबल कम्बिनेशन वो होता है जिसको हम क्या है बजट में रहते हुए प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है 60 रुपीज़ है, तो हम 70 रुपीज़ जो है उसका सामान जो है वो परचेज नहीं कर सकते। यानी कि 60 रुपये में 70 रुपये की चीज़ें जो है वो नहीं खरीदी जा सकती। तो 70 रुपीज़ का जो सामान है वो क्या है नॉन फिजिबल हो गया। इसी तरह से 60 या उससे कम का कोई भी प्रोडक्ट हम क्या है परचेज कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं फिजिबल कम्बिनेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ओ वाई एक्स पे क्या है हमने ग्राम से यानी कि चने को दिखाया है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या है चावल को दिखाया है। इसमें एक लाइन जो है ये लाइन है, इस लाइन को हम नाम देते हैं ए बी लाइन। ये ए बी लाइन जो है वो क्या है एक बजट लाइन है, ठीक है। ये क्या है एक बजट रेखा है, ठीक है। और ये बजट रेखा जो है वो निर्धारित करती है, जैसे कि मान लो राइस हम परचेज करते हैं या कोई भी चीज़ ले लो, इसके अंदर राइस की जगह हम कुछ और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या है एप्पल और ऑरेंज लिया है। जैसे कि हमारा पिछला एग्जाम्पल था, उसमें हम क्या कर रहे थे कि जैसे हमारे पास 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ में हम 60 ऑरेंज परचेज कर सकते हैं या 30 एप्पल जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ए बी हमारी जो बजट लाइन जो है वो क्या है बनती है। अब देखो 60 रुपये का बजट है हमारे पास। इस बजट में हम क्या है 60 रुपये या उससे कम की वस्तुएं खरीद सकते हैं। मतलब क्या है कि हम क्या है इससे कम जो है वो क्या है परचेज इधर परचेज कर सकते हैं, इधर भी क्या है कम जो है वो परचेज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि 60 रुपीज़ में हम क्या है ज़्यादा एप्पल ख़रीदें, जैसे एप्पल का जो रेट है वो क्या है 2 रुपये पर पीस है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि 60 रुपये में अगर हम क्या है 35 एप्पल परचेज करें तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं हम इस लाइन से बाहर का जो कम्बिनेशन है, इधर वाला जो कम्बिनेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन फिजिबल कम्बिनेशन। और फिजिबल कम्बिनेशन यानी कि प्राप्य कौन सा होता है ये वाला जो कम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है फिजिबल कम्बिनेशन होता है। इसको प्राप्त किया जा सकता है लेकिन इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या लिखेंगे हम कि किसी रेखा चित्र में क्या है जो बजट लाइन होती है, ये हमारी ये भी बजट लाइन है, ठीक है। तो बजट रेखा के बाहर का जो संयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं नॉन फिजिबल कम्बिनेशन यानी कि अप्राप्य है। क्योंकि इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, हमारे पास जो संसाधन यानी कि रुपीज़ हैं, बजट है, वो क्या है लिमिटेड है। और फिजिबल कम्बिनेशन कौन सा हुआ, किसी बजट रेखा के अंदर का वो हिस्सा जिसको हम क्या है हमारे दी हुई बजट्स के साथ क्या है हम खरीद सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्राप्य यानी कि फिजिबल या अटेनेबल कम्बिनेशन। अब हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है वो है उपभोक्ता की प्राथमिकताएं। मतलब एक उपभोक्ता जो है, एक कस्टमर है, किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है, किस चीज़ को प्राथमिकता देता है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो इसमें देखो हमें सबसे पहले तो क्या है इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा अधिक होती है उस वस्तु की वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। और जैसे जैसे क्या है किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्राएं जो हैं वो अधिक होने पर क्या है उसकी वैल्यू कम होएगी, और कम मात्रा होने पर क्या है उसकी वैल्यू क्या है अधिक होती है। जैसे कि एक व्यक्ति जो है उसके पास क्या है, एक स्टूडेंट है मान लो, वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है और उसके पास क्या है मान लो टोटल क्या है 5 पेन है, ठीक है। 5 जो है उसके पास क्या है पेन है।
लेकिन दूसरा ये व्यक्ति ए है और ये एक दूसरा व्यक्ति बी है जिसके पास क्या है, सिर्फ क्या है, एक पेन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों व्यक्ति की प्राथमिकता के बारे में बात करें तो ए व्यक्ति के पास ज़्यादा पेन है तो उसके लिए क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी। और अगर बी दूसरा जो है वो बी व्यक्ति है, उसके पास क्या है, एक पेन है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी। इसी तरह से किसी पर्सन के पास क्या है, अगर हम मनी के बारे में बात करें तो जिसके पास अगर मनी ज़्यादा होगी तो उसके लिए क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और जो गरीब है, मान लो जिसके पास पैसे कम हैं, तो वो क्या है, बड़ा बचा के चलता है उसको। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या है, उन पैसों की क्या है, बहुत अधिक वैल्यू होती है। तो उपभोक्ता जो है इसी के आधार पर क्या है, चीज़ों को प्राथमिकता जो है वो देता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है, हमने टोटल 4 कॉम्बिनेशन लिए हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या है, अब उपभोक्ता क्या है, 2 वस्तुएं खरीद रहा है और उसमें क्या कर रहा है, वो कॉम्बिनेशन बना रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें, यहाँ पर वो दोनों वस्तुएं एक साथ बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, बजट जो है उसका, पैसे जो है उसके पास क्या है, लिमिटेड है। इसलिए एक वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदने के लिए उसको दूसरी वस्तु की जो मात्रा जो है वो कुछ ना कुछ क्या है, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। दोनों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। अब यहाँ पर क्या है, अब प्राथमिकता के बारे में बात करें तो यहाँ पर एप्पल की मात्रा कितनी है, 1, और ऑरेंज की मात्रा कितनी है, 10। तो ऑरेंज क्या है, ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या है, कम, और एप्पल की वैल्यू क्या है, अधिक, क्योंकि क्या है, एप्पल की सिर्फ क्या है, एक मात्रा जो है वो क्या है, उपभोक्ता के पास है। अब वो क्या करना चाहता है, वो एक एप्पल और खरीदना चाहता है, तो उसके पास एप्पल कितने हो जाएंगे, अब 2। दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर 2 एप्पल हो गए। अब एप्पल की एक मात्रा के लिए, यानी कि एक क्वांटिटी के लिए, एक एप्पल के लिए वो क्या है, ज़्यादा ऑरेंज जो है वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि क्या है, यहाँ पर ऑरेंज की क्वांटिटी अधिक होने की वजह से उसकी वैल्यू कम है। अगर उसको कहा जाए कि एक एप्पल खरीदने के लिए तुम कितने ऑरेंज छोड़ोगे, तो यहाँ पर क्या है, 3 ऑरेंज छोड़ने के लिए तैयार हुआ वो, और अब उसका जो बी कॉम्बिनेशन है वो कितना आया, 7। अब देखो ऑरेंज की जो मात्रा है वो क्या हो गई है, कम हो गई है कुछ, और एप्पल की मात्रा क्या है, बढ़ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी कॉम्बिनेशन के बारे में। अब उसको कहा जाए, उस कस्टमर को, उस उपभोक्ता को कहा जाए कि एक और एप्पल के लिए वो कितनी मात्रा छोड़ने के लिए तैयार है, तो अगली बार क्या है, वो पहले से कम छोड़ेगा, क्योंकि अब ऑरेंज जो है, संतरा जो है, उसकी जो मात्रा है उसकी जो है उसके लिए क्या हो गई है, कम हो गई है। तो 2 छोड़ा, तो 2 छोड़ने के बाद ये कितना आ गया इसके अंदर, यहाँ पर 5। तो अब देखो, अब हमारे पास 5 ऑरेंज है और एप्पल कितने हैं, 3। तो लगभग थोड़े बराबर हैं, यानी कि इनका जो गैप है वो क्या है, काफ़ी कम हो गया है। और इस वजह से क्या है, एप्पल की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, और क्या है, ऑरेंज की जैसे जैसे मात्रा जो है वो कम होती जा रही है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे कि एक और, अगर वो ऑरेंज एप्पल जो है वो खरीदना चाहे, एक एप्पल और के लिए वो एप्पल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर कितने सेक्रीफाइस करेगा, 1। तो ये भी कितने हो गए, 4। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। मतलब जैसे जैसे उसके पास संतरा जो है उसकी मात्रा कम होती जा रही है, वैसे वैसे वो क्या हो रहा है, कम छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और क्योंकि जैसे जैसे मात्रा कम हो रही है ऑरेंज की, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए वो क्या है, हर बार पहले से कम छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है उपभोक्ता की प्राथमिकता। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 कॉम्बिनेशन क्या है, बने हैं, 4 कॉम्बिनेशन बने हैं, और चारों के चारों कॉम्बिनेशन जो है, ये कहा जाता है, ये मान्यता है कि चारों के चारों कॉम्बिनेशन जो है वो उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करेंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है चारों के चारों। ठीक है, और ये चारों के चारों जो कॉम्बिनेशन हैं वो क्या करेंगे, समान संतुष्टि जो है वो क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, किसको, उपभोक्ता को। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि चारों के चारों कॉम्बिनेशन जब क्या है, एक ग्रुप में विभिन्न कॉम्बिनेशन जो है, विभिन्न संयोग जो है वो क्या है, उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि दें, तो उपभोक्ता जो है वहाँ पर क्या होता है, तटस्थ होता है, इनडिफरेंस होता है। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। अब चारों के चारों कॉम्बिनेशन नहीं खरीदेगा, कोई एक जो है वो इसमें क्या है, खरीदेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि जैसे मान लो आप में से कोई स्टूडेंट क्या है, बाजार में जाता है, और बाजार में क्या है, उसको क्या है, उसके पास क्या है,
टोटल बजट जो है वो क्या है, 1,000 रुपये का क्या है बजट है। अब वो क्या करना चाहता है, शर्ट खरीदना चाहता है, और उससे क्यों क्या है, 2 शर्ट 1,000 रुपये में क्या है, 2 शर्ट जो है वो पसंद आई हैं टोटल, ठीक है। और दोनों का रेट क्या है, 1,000 रुपये है, यानी कि दोनों का 1,000 प्लस में 1,000, और दोनों का रेट कितना है, 2,000। लेकिन क्या है, दोनों शर्टें उसको क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, एक जैसा क्या है उसको पसंद है। तो यहाँ पर उपभोक्ता क्या होता है, इनडिफरेंस होता है, मतलब कि उसके लिए निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा कम्बिनेशन जो है वो चूज़ करे, क्योंकि सभी कम्बिनेशन जो है उसको समान स्तर की संतुष्टि देते हैं। वैसे ही इसी टेबल के अंदर हमारे पास जो ABCD कम्बिनेशन है वो क्या है, एप्पल और ऑरेंज के, यानी कि जैसे 10 एप्पल पहला ए कम्बिनेशन जो है उसमें क्या है, 10 ऑरेंज और 1 एप्पल खरीदता है, तो जितनी संतुष्टि इसमें मिलती है उतनी ही संतुष्टि सी में मिलती है, जहां पर वो 3 एप्पल और 5 ऑरेंज जो है वो परचेज करता है। तो इस बात को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनडिफरेंस सेट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता को जो मिलने वाली संतुष्टि का जो स्तर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है सभी कम्बिनेशन पर। तो इसमें आप ये भी लिखोगे कि इन डिफरेंस जो सेट है, तटस्थ समूह है वो क्या होता है। तो इसमें आपने लिखना है दो वस्तुओं का वह संयोग। दो वस्तु कौन सी है, एप्पल और ऑरेंज। तो दो वस्तुओं का वो संयोग का समूह है। ये संयोग का समूह है, ABCD 4 संयोग है हमारे पास। तो इसको क्या कहते हैं, संयोग का समूह कहते हैं। तो दो वस्तुओं के संयोग का समूह है जो उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तटस्थ समूह है, यानी कि इनडिफरेंस सेट कहते हैं। तो ये है हमारा तटस्थ समूह है। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो क्या है, तटस्थ है। क्योंकि उसको क्या है, चूज करने की परिस्थिति में नहीं है, मतलब कि क्योंकि उसको क्या है, चारों के चारों जो कॉम्बिनेशन है, चारों के चारों जो संयोग है उसको क्या कर रहे हैं, समान स्तर की संतुष्टि जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तटस्थ समूह के बाद हम अब बात करते हैं इसमें, इसी के अंदर क्या है हमारा एक पॉइंट और जो है वो निकलता है, उसके बारे में बात करते हैं, जिसको कहा जाता है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हम क्या है कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं मार्जिनल, यानी कि MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी क्या है हम कह सकते हैं। तो देखो, जब हम ये टेबल कर रहे थे तो इसमें हमने बात की कि जैसे जैसे क्या है, किसी उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और जैसे जैसे क्या है उस उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा कम होती जाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, और वो क्या है पहले की तुलना में कुछ कम छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, मार्जिनल रेट है, सीमांत, ठीक है। सीमांत है तो सीमांत का मतलब क्या है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई को खरीदने के लिए जब उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जो इकाइयां छोड़ता है, तो कितनी छोड़ी यहाँ पर, सबसे पहले 3, फिर दूसरी बार क्या है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदने के लिए कितना छोड़ा, 2, फिर किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदने के लिए कितना छोड़ा, 1, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ये जो त्याग कर रहा है हर बार, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है MRS, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो इसको आपने क्या है बड़े ध्यान से करना है, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो, पहले 3 है, फिर उसके बाद कितनी है, 2 है, उसके बाद कितनी है, 1 है। हमने PPC कर्व जो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रेट जो थी वो क्या हो रही थी, वहाँ पर बढ़ रही थी। बजट लाइन जो की थी उसमें क्या था, मार्जिनल रेट क्या थी, स्थिर थी, ठीक है। तो जो PPC कर्व था उसमें क्या है, हमारी जो मार्जिनल रेट जो थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और बढ़ने की वजह से हमारा जो PPC कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कनकेव बना था। बजट लाइन में क्या थी, वो स्थिर थी, इसलिए बजट लाइन क्या बनी थी, बिल्कुल सीधी रेखा बनी थी। और यहाँ पर ये क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए क्या है, यहाँ पर जो कर्व बनेगा उसकी शेप जो है वो क्या है, इस तरह से होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्या है बड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी के आधार पर क्या है हमारा जो डायग्राम है उसकी शेप जो है वो निर्धारित होती है। ये जो सीमांत दर होती है, ठीक है, उसी के आधार पर। तो वहाँ पर हमारी कौन सी थी, जब हमने पीपीसी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किया था तो वहाँ पर सीमांत दर कौन सी थी, वहाँ सीमांत दर थी हमारी सीमांत अवसर लागत। ठीक है, सीमांत अवसर लागत की वजह से क्या है उसकी शेप जो है वो इस तरह से आ रही थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या है हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर है, जिसकी जो क्या हो रही है ये कम हो रही है, और वहाँ पर क्या हो रही थी बढ़ रही थी, और यहाँ पर सीमांत दर क्या हो रही है कम। कम होने की वजह से इसकी जो शेप होती है वो क्या आती है कन्वेक्स आती है। तो अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इसी कर्व के बारे में। ठीक है, जो कर्व मैंने आज बताया है आपको, इसकी शेप जो है वो इसकी शेप जो है वो क्यों होती है कन्वेक्स, ये होती है हमारी एमआरएस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा है एमआरएस क्या होता है। अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इस कर्व के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस कर्व को हम क्या कहते हैं तटस्था वक्र कहते हैं, यानी कि इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या है आईसी कर्व भी क्या है कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये तटस्थता क्या होता है, अभी हमने तटस्थता समूह के बारे में बात की, यानी कि इनडिफरेंस सेट के बारे में बात की। तो इसी के आधार पर हमारा जो आगे डायग्राम बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे इनडिफरेंस कर्व कहेंगे। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, समझना है, और इसके साथ ही ये जो टेबल है ये बना करके आपने क्या है देखनी है। और पिछले जो लेक्चर जो था उसमें भी आपने एक बार फिर से देखना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला जो लेक्चर है उसको फिर से आपने क्या है देखना है, ताकि आपको पता चले कि ये जो शेप है वो किस आधार पर क्या है निर्धारित होती है। तो आपने पीपीसी कर्व की विशेषताएं भी पढ़नी है और किस तरह से उसको बनाया गया था वो भी पढ़ना है। उसके बाद कल हम बात करेंगे आईसी कर्व के बारे में। ओके, थैंक यू।